नमस्कार दोस्तों, अचीवर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, बायो के एमसीक्यू चल रहे हैं। 7 सेट हम कर चुके हैं, जिसमें हर सेट में अपने ने 20 क्वेश्चन किए हैं। अब तक टोटल 140 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज मैं फिर आपके लिए 20 अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूं, जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। करें शुरू। आप कीजिए इसको अच्छे से। इसकी पीडीएफ आपको अचीवर्स एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। पीडीएफ कीजिए। पीडीएफ में मैं आंसर की नहीं लगाता हूं, ताकि कोई बच्चा अगर लेक्चर देख ले तो उसको वहां पे प्रैक्टिस कर सके। प्रैक्टिस करो। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, आपको उसका जरूर आंसर मिलेगा। करें स्टार्ट। चलो दोस्तों, देखो पहला क्वेश्चन है, लसिका किसका वहन करती है। देखो दोस्तों, अपने शरीर में एक तंत्र होता है, उस तंत्र का नाम होता है लसिका तंत्र, जिसे हम लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। लसिकाएं जो होती है वो वसा का संचरण करती है ना, प्रोटीन का नहीं। हार्मोन ग्लूकोज किसका? वसा का संचरण करती है। एक रोग होता है फाइलेरिया रोग, जिसे हम हाथी पांव रोग बोलते हैं। वो जो हाथी पांव रोग होता है वो उचरेरिया बैंकोफ्टाई नाम के कृमि के कारण होता है, और उसमें यही लसिका तंत्र क्या होता है? प्रभावित होता है। अपने पैरों में लसिकाओं का जमाव हो जाता है, जिसके कारण पैर सूजकर हाथी की तरह बड़े बड़े हो जाते हैं। उसे ही हम हाथी पांव रोग बोलते हैं। फाइलेरिया एलिफेंटेसिस डिजीज के नाम से जानते हैं, है ना। फाइलेरिया, हाथी पांव, फील पांव, ये सभी एक ही रोग के नाम है। चलो, तो लसिका किसका वहन करती है? वसा का वहन करती है। फेट का क्या करती है? वहन करती है। वसा मतलब हो गया फेट। ये बात समझ में आई दोस्तों यहां तक? चले आगे। चलो, एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज्यादा ऊर्जा मिलती है? वसा से, विटामिन से, प्रोटीन से या कार्बोहाइड्रेट से? तो इसका आंसर देना होता है कार्बोहाइड्रेट से। देखो, कोई एथलीट है, खिलाड़ी है, वो खेल रहा है, खेलते खेलते थक जाता है, तो उसे हम पेय पदार्थ के रूप में ग्लूकोज देते हैं। ग्लूकोज तुरंत ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है, और उसे खाद्य पदार्थ के रूप में हम केला देते हैं, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना, वो जल्दी और ज्यादा ऊर्जा प्रदान करता है ना। तो एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज्यादा ऊर्जा मिलती है? जल्दी मतलब तुरंत ऊर्जा प्राप्त करने का सबसे अच्छा सोर्स कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट। और वैसे देखा जाए तो सबसे अच्छा ऊर्जा का स्रोत कौन सा होता है? अच्छा मतलब सबसे ज्यादा ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? वसा है। 1 ग्राम वसा से अपने को 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है ना। विटामिन कभी भी ऊर्जा नहीं देता है, लेकिन ऊर्जा संबंधी क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जिसे अपने उपापचय कहते हैं। यानी विटामिन उपापचय का क्या करता है? नियंत्रण करता है। प्रोटीन से, 1 ग्राम प्रोटीन से 4.1 से 4.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, ठीक है। जबकि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो ऊर्जा के पर्पज से देखा जाए तो वसा आंसर होगा, लेकिन यहां पर एक वर्ड दिया हुआ है जल्दी और ज्यादा, है ना। जल्दी वर्ड दिया हुआ है, तो इंस्टेंट एनर्जी, तुरंत ऊर्जा, जल्दी ऊर्जा का जो सबसे अच्छा सोर्स होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट। पेय पदार्थ में देखा जाए तो ग्लूकोज है, और खाद्य पदार्थ में देखा जाए तो केला। केला और ग्लूकोज दोनों ही कार्बोहाइड्रेट के बहुत अच्छे सोर्स माने जाते हैं। तो डी सबसे सही आंसर है। तीसरा देखो, प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? देखो, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन को अपने करेंगे भी, है ना। प्रोटीन बनाने के लिए 20 अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है। कितने अमीनो अम्ल चाहिए? 20 अमीनो एसिड चाहिए, ठीक है दोस्तों। जिसमें 10 तो क्या होते हैं? 10 तो आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं, आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं, है ना। और 10 जो होते हैं वो अनावश्यक अमीनो अम्ल होते हैं, अनावश्यक अमीनो एसिड होते हैं, है ना। 10 आवश्यक है और 10 अनावश्यक है। आवश्यक का मतलब, आवश्यक का मतलब जिनको अपने को बाहर से लेना पड़ता है, जिनको, है ना, भोजन के साथ में, भोजन के साथ बाहर से लेना पड़ता है ना, बाहर से अपने प्राप्त करते हैं। और अनावश्यक का मतलब ये नहीं है यार इसको अपने शरीर की जरूरत नहीं है। अनावश्यक का मतलब ये हो गया इनका निर्माण शरीर में ही हो जाता है ना। इनका निर्माण कहाँ हो जाता है? मानव शरीर के अंदर ही हो जाता है, शरीर के अंदर ही हो जाता है,
ठीक है, तो टोटल 20 एमिनो एसिड चाहिए जिसमें 10 आवश्यक है और 10 अनावश्यक है। अब ये 10 आवश्यक कौन कौन से हैं वो भी मैं लिख देता हूं दोस्तों, यहीं से भी पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। पहला है ना, पहला है आपके जैसे ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन, दूसरा है वेलिन, है ना, तीसरा है मिथियोनिन, है ना, चौथा है आइसोल्यूसिन, है ना, पांचवा है ल्यूसीन, छठा है लाइसिन, है ना, सातवां है फेनिल एलेनिन, आठवां है आर्जिनिन, नौवां है ट्रिप्टोफैन, है ना, ट्रिप्टोफैन, वेलिन, मिथियोनिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन, लाइसिन, फेनिलएलेनिन, आर्जिनिन, और एक होता है थ्रियोनिन, थ्रियोनिन, और एक होता है हिस्टिडीन, हिस्टिडीन। ये जो 10 है ना, ये 10 आवश्यक एमिनो एसिड्स होते हैं दोस्तों। इसके अलावा जो बचे हुए होंगे वो 10 जो होंगे वो कौन से होंगे, अनावश्यक होंगे। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से आवश्यक कौन सा है, अनावश्यक कौन सा है। तो आवश्यक याद कर लो, अनावश्यक अपने आप निकल के आ जाता है। तो इसको नोट करो, फिर अपने आगे चलते हैं। नोट किया अच्छे से, समझ में आई कहानी? चलो, तो अपना जो क्वेश्चन था वो क्या था, प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल चाहिए? तो आंसर क्या देना होगा, 20। कर लोगे, जिसमें 10 आवश्यक है, 10 अनावश्यक है। तो आवश्यक मैंने लिखवा दिए, अनावश्यक इसको बचे हुए होंगे वो हो जाएंगे। चिकनगुनिया किसके कारण से होता है? गैर क्लोरोफिल से जीवाणु, गलत, जीवाणु तो है ही नहीं। निमेटोड, गलत, निमेटोड मतलब कृमि हो गए, कृमि के कारण नहीं। फंगस, गलत, वायरस के कारण होते हैं। किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है ना। चिकनगुनिया को जो फैलाता है ना, वो फैलाती है, फैलता किससे है? ये फैलता है मच्छर से। किससे फैलता है? मच्छर से फैलता है। और जिस मच्छर से फैलता है उस मच्छर का नाम होता है मादा एडिस, है ना। उस मच्छर का नाम होता है मादा एडिस, है ना। मादा एडिस मच्छर से फैलता है, और है ना, मादा एडिस मच्छर से फैलने वाला ये रोग है ना। और है ना, मादा एडिस अपने शरीर में एक वायरस छोड़ देती है। उस वायरस का नाम होता है अल्फा वायरस। क्या नाम होता है? अल्फा वायरस। इस अल्फा वायरस से चिकनगुनिया हो जाता है। और इसमें होता क्या है चिकनगुनिया में? चिकनगुनिया में है ना, जोड़ और जोड़ों में, जो शरीर के जोड़ों में है ना, डेंगू की तरह जोड़ों में दर्द होने लग जाता है। जोड़ों में क्या होने लग जाता है? दर्द होने लग जाता है। समझ में आई कहानी? चिकनगुनिया किस कारण से होता है? तो उस समय आंसर देना होता है वायरस के कारण से होता है। ये वायरस मच्छर से फैलता है और उस मच्छर का नाम होता है मादा एडिस, है ना। और अल्फा वायरस जो होता है वो ये मच्छर अपने शरीर में छोड़ देता है, शरीर और जोड़ों में दर्द होने लग जाता है। तो इसका सबसे सही आंसर है, सबसे सही आंसर है स, है ना, स। समझ में आई कहानी? यहां तक चलें आगे। चलो, निम्न में से वर्णक प्रोटीन कौन सा है ना। निम्न में से वर्णक प्रोटीन कौन सा है ना। म्यूसिन, हीमोग्लोबिन, पेप्टोन या विटेलिन? कौन सा प्रोटीन है जो वर्णक प्रोटीन है ना, यानी जो वर्णक देता है, रंग देता है? तो म्यूसिन नहीं है, पेप्टोन नहीं है, विलेटिन नहीं है, हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन होता है वो 2 भागों से मिलकर बना हुआ होता है। एक होता है हिम और एक होता है ग्लोबिन, है ना। ग्लोबिन जो है ये एक प्रोटीन है ना। क्या है? प्रोटीन है। जबकि हिम है ना, वो एक रंजक है, एक डाई है। क्या है? एक रंजक है, एक डाई है। इसमें लोह धातु पाई जाती है, जिसके कारण रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है।
जिसके कारण रक्त का रंग कैसा होता है, लाल होता है। तो हीमोग्लोबिन के हिम भाग के कारण रक्त का रंग लाल होता है। हिम भाग में लौह धातु पाई जाती है, तो वर्णक प्रोटीन कौन सी हो गई, हीमोग्लोबिन। ठीक है, वर्णक मतलब पिगमेंट, मतलब जो रंग दे आपको। प्रथम हृदय ध्वनि को क्या कहते हैं? देखो, हृदय की जो ध्वनि होती है उसको हम किस नाम से जानते हैं? उसको हम जानते हैं लब और डब के नाम से, है ना, लब और डब के नाम से जानते हैं। हृदय की ध्वनि होती है वो होती है लब डब, है ना, लब डब लब डब लब डब। तो प्रथम जो ध्वनि होती है वो कौन सी होती है, लब होती है। और ध्वनि में गड़बड़ हो जाती है ना, असामान्य परिस्थितियां बन जाती है, तो हृदय की ध्वनि होती है वो कौन सी होती है, मुरमुर होती है। उस ध्वनि का नाम क्या है, मुरमुर। क्या नाम है, मुरमुर, है ना, मुरमुर नाम है, मुरमुर। तो प्रथम हृदय ध्वनि को क्या कहते हैं, लब कहते हैं, है ना, लब डब नहीं कहते, लब कहते हैं। हृदय की ध्वनि कैसी होती है, लब डब होती है, लब डब। चलो, और असामान्य स्थिति में कैसी हो जाती है हृदय की ध्वनि, मुरमुर हो जाती है। कैसी हो जाती है, मुरमुर। चलो आगे चलते हैं। निम्न में से किसे हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है? तो उस समय आंसर देना होता है एसए नोड, जिसकी फुल फॉर्म होती है साइनो ओरिकल नोड। इसे हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहते हैं। हृदय का प्रारंभिक जो पेसमेकर है वो किसे कहा जाता है, एसए नोड को कहा जाता है ना। अब देखो, ये आपका हृदय है, ठीक है, ठीक है। इसमें ये वाला पार्ट हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट, ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट, ये हो गया लेफ्ट ओरिकल, ये हो गया राइट ओरिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है ना। अब देखो, ये जो है, ये जो है, ये जो है, ये हो गए वाल्व। कैसे वाल्व होते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये होते हैं बाइकस्पिड वॉल्व, त्रिवलनीय कपाट, द्विवलनीय कपाट। तो हृदय का ये जो दायां आलिंद होता है ना, यहाँ पर एक भाग होता है, एक पार्ट होता है जिसे अपने बोलते हैं एसए नोड। इसे हृदय का पेसमेकर भी कहा जाता है ना, जो है ना हृदय के संकुचन के लिए, है ना, हृदय को सिकुड़ने के लिए क्या करता है, इलेक्ट्रिक इंपल्स, विद्युत आवेग देता है। साइनोरिकल नोड है, इसके अन्य नाम क्या है, इसे मानव शरीर का पेसमेकर भी बोलते हैं, इसे पेसमेकर भी कहा जाता है ना। इसे बैटरी ऑफ बैटरी भी कहा जाता है ना, सॉरी, इसे बैटरी ऑफ हार्ट भी कहा जाता है, हृदय की बैटरी भी कहा जाता है, इसे हृदय की बैटरी भी कहा जाता है। हृदय की बैटरी किसे कहते हैं, बैटरी ऑफ हार्ट, यानी हृदय की बैटरी किसे कहते हैं? तो उस समय आंसर क्या देना होता है, इसी एसए नोड को कहा जाता है। इसे हार्ट ऑफ हार्ट भी कहते हैं, हृदय का हृदय भी कहा जाता है। हार्ट ऑफ हार्ट, हृदय का हृदय किसे कहते हैं? तो उस समय क्या आंसर देना होता है, इसी पेसमेकर को हार्ट ऑफ हार्ट, हृदय का हृदय भी कहते हैं। तो निम्न में से किसे हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है? तो उस समय आंसर देना होता है एसए नोड को। चलो, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में शुरू होता है? तो देखो, प्रोटीन मुंह जो होता है ना, जिगर में नहीं होता है। मुंह, जिगर मतलब क्या हो गया, समझ में आई बात? जिगर को इंग्लिश में बोलते हैं लीवर, लीवर, यकृत कहते हैं दोस्तों। मुंह में प्रोटीन का पाचन नहीं होता है, मुंह में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। अपने मुंह में लार होती है, लार में एक टाइलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को पाचन करता है, स्टार्च को माल्टोज में बदलता है, तो मुंह नहीं होगा। छोटी आंत, बिल्कुल, छोटी आंत प्रोटीन का पाचन निम्न किस अंग से शुरू होता है? तो देखो, प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में भी होता है और पेट में भी होता है, स्टोमक में भी होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होता है, स्टोमक में होता है, लेकिन जो शुरू होता है ना, वो पेट में होता है। पेट में पेप्सिन और रेनिन नाम के एंजाइम पाए जाते हैं जो प्रोटीन का पाचन करते हैं। तो स्टोमक में, पेट में क्या होता है, प्रोटीन का पाचन शुरू हो जाता है ना। अगर यही क्वेश्चन ऐसे आ जाता है ना कि प्रोटीन का पूर्ण पाचन, कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है, तो उस समय आंसर देते छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पे पेट में जो पाचन होता है वो पार्शियल डाइजेशन होता है,
वो कैसा पाचन होता है? पार्शियल डाइजेशन होता है, आंशिक पाचन होता है। लेकिन पूर्ण पाचन की बात करें, कंप्लीट डाइजेशन की बात करें तो वो होता है छोटी आंत। तो यहां पर आंसर में होगा द। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से शुरू होता है? तो पेट से होता है, स्टोमक से होता है। चलें आगे, चलो। नम्मा, भोजन को शरीर में ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? भोजन को शरीर में ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उस समय आंसर देना होता है अंत्यग्रहण, है ना। देखो क्या प्रोसेस होती है, सबसे पहले हम भोजन को ग्रहण करते हैं जिसे अपने बोलते हैं इंजेशन, जिसे अपने बोलते हैं अंत्यग्रहण। सबसे पहले हम भोजन को ग्रहण करते हैं जिसे अपने बोलते हैं अंत्यग्रहण। उसके बाद में भोजन का पाचन होता है जिसे अपने बोलते हैं डाइजेशन, है ना। उसके बाद में जो भोजन है उसका क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन, जिसे अपने बोलते हैं अवशोषण। ठीक है। उसके बाद में जो होता है वो होता है एसिमिलेशन, जिसे हम स्वांगीकरण कहते हैं, है ना। और उसके बाद में क्या होता है? डिफिकेशन, डिफिकेशन, जिसे अपने बोलते हैं मल परित्याग, है ना। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और डिफिकेशन, जिसे अपने बोलते हैं मल परित्याग। ये प्रोसेस होती है। इंजेशन का मतलब हो गया भोजन को आप मुंह में ग्रहण करते हो, ग्रहण करने की प्रक्रिया इंजेशन हो गई। डाइजेशन मतलब भोजन का पाचन होता है, मुंह में होता है, पेट में होता है, छोटी आंत में होता है। एब्जॉर्प्शन का मतलब जो पचा हुआ भोजन है उसमें से आवश्यक पोषक तत्वों को रक्त के द्वारा ग्रहण करना ही क्या है? एब्जॉर्प्शन है, अवशोषण है। और उसके बाद में एसिमिलेशन, स्वांगीकरण का मतलब जो कुछ अपचित भोजन है उसमें अगर अतिरिक्त जल की मात्रा है उसको रक्त के द्वारा ग्रहण करना क्या है? एसिमिलेशन है ना। एसिमिलेशन की क्रिया होती है वो बड़ी आंत में होती है, एब्जॉर्प्शन की क्रिया होती है वो छोटी आंत में होती है। पाचन की क्रिया छोटी आंत में, मुंह में, पेट में, तीनों जगह होती है ना। और डिफिकेशन का मतलब मल परित्याग। अब जो वेस्ट प्रोडक्ट है, मल है, उसको अपने त्याग कर देते हैं। बड़ी आंत के रेक्टम भाग से जुड़ा हुआ एक पार्ट होता है एनस गुदे के द्वारा। तो भोजन को शरीर में ले जाने की प्रक्रिया को आपने अंत्यग्रहण कहेंगे, है ना। डिफिकेशन मतलब मल परित्याग, उत्सर्जन हो गया। तो ये कहानी समझ में आई, सिंपल सा। तो इसका आंसर क्या होगा? स। चलो, वृद्धिकर हार्मोन बनाया जाता है। वृद्धिकर हार्मोन जिसे अपने ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं, ग्रोथ हार्मोन, है ना। और वो जो ग्रोथ हार्मोन होता है उसका नाम होता है एसटीएच। क्या नाम होता है? एसटीएच, जिसे आपने बोलते हैं सोमेटो सोमेटो सोमेटोट्रोपिन सोमेटोट्रोपिन हार्मोन, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, वृद्धिकर हार्मोन, एसटीएच, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन, है ना। किससे निकलने वाला ये हार्मोन है? ये हार्मोन अपने मस्तिष्क में स्थित पीयूष ग्रंथि से निकलता है ना, जो अपने शरीर की वृद्धि को क्या करता है? नियंत्रित करता है। अगर इस हार्मोन की शरीर में कमी हो जाती है ना दोस्तों, तो जो व्यक्ति है वो बोना रह जाता है। और अगर इस हार्मोन की शरीर में अधिकता हो जाती है ना दोस्तों, है ना, तो व्यक्ति का जो लंबाई है शरीर की वो सामान्य से अधिक बढ़ जाती है। बोनेपन के रोग को अपने ड्वार्फिज्म बोलते हैं, और जो हद से ज्यादा लंबा हो जाता है उसे अपने गैग्नेटिज्म बोलते हैं, भीम कायकता कहते हैं। और ये जो हार्मोन है निकलता किससे है? पीयूष ग्रंथि से। तो वृद्धिकर हार्मोन, एसटीएच हार्मोन है, किसके द्वारा निकलेगा? पीयूष ग्रंथि के द्वारा। औटू ग्रंथि से नहीं निकलता है, जनन ग्रंथि से नहीं निकलता है, हड्डियों द्वारा नहीं निकलता है। पीयूष ग्रंथि जिसे अपने पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड। समझ में आई बात? इस पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है वो है ग्रोथ हार्मोन, जो अपने शरीर की वृद्धि को, ग्रोथ को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। समझ में आई? चलो, डायबिटीज मेलिटस किस हार्मोन के कम बनने से होती है? तो डायबिटीज मेलिटस जो होती है
वो इंसुलिन हार्मोन की वजह से होती है। अपने शरीर में ग्लूकोज को कंट्रोल करने का काम इंसुलिन हार्मोन करता है। आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज को ये ग्लाइकोजन में बदल देता है। वो ग्लाइकोजन अपने शरीर में मांसपेशियों में यकृत में संचित रहती है। जब कभी भी शरीर को ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है तो ग्लूकागोन नाम का हार्मोन होता है, वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। इस प्रकार से ग्लूकोज शरीर में बैलेंस रहता है। लेकिन इंसुलिन हार्मोन अधिक निकल जाता है तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदल नहीं पाती और अपने शरीर में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। इसे ही अपने डायबिटीज बोलते हैं। रिच डायबिटीज को हम डायबिटीज मेलिटस बोलते हैं। एक हार्मोन और होता है एडीएच हार्मोन, जो कि पीयूष ग्रंथि से निकलता है ना, जिसे आपने एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन कहते हैं दोस्तों। एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन के नाम से जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं? एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन के नाम से जानते हैं, है ना। इसी हार्मोन को हम वेसोप्रेसिन के नाम से भी जानते हैं। वेसोप्रेसिन के नाम से भी जानते हैं। ये जो हार्मोन होता है वो मूत्र में जल की मात्रा को संतुलित करता है। इस हार्मोन की अगर कमी हो गई तो मूत्र में जल की मात्रा बढ़ जाती है और व्यक्ति को बार बार यूरिन आता है और इस रोग को हम बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। किस नाम से जानते हैं? डायबिटीज इंसिपिडस के नाम से जानते हैं। इंसिपिडस है ना। तो ध्यान रखना, डायबिटीज मेलिटस होता है इंसुलिन की कमी के कारण और डायबिटीज इंसिपिडस होता है एडीएच हार्मोन की कमी के कारण। अल्कोहल, कॉफी, चाय का अधिक सेवन करने से एडीएच हार्मोन की कमी हो सकती है। समझ में आई कहानी यहां तक? चले आगे, चलो। मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनिमय करता है ना। मानव में हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनिमय करता है? थायरोक्सिन हार्मोन, पराउटू हार्मोन, वृद्धिकर हार्मोन या ग्लूकागोन हार्मोन? ग्लूकागोन हार्मोन नहीं है, एसटीएच हार्मोन। ग्लूकागोन हार्मोन, वृद्धिकर हार्मोन कौन सा हो गया? अभी पढ़ाया था, एसटीएच हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन होता है नहीं, पराउटू हार्मोन। तो स इसका सबसे सही आंसर है। देखो दोस्तों, अपने शरीर में एक एच आकार की ग्रंथि होती है। उस ग्रंथि को अपने बोलते हैं अपने शरीर में, है ना। देखो वापस से बनाते हैं। अपने शरीर में एच आकार की ग्रंथि होती है। उस ग्रंथि को हम बोलते हैं थायराइड ग्लैंड, है ना। थायराइड ग्रंथि। उस थायराइड ग्लैंड से एक निकलने वाला हार्मोन होता है थायरोक्सिन हार्मोन, है ना, जो कि आयोडीन पे डिपेंडेंट होता है। आयोडीन की कमी से ये थायरोक्सिन हार्मोन निकल नहीं पाएगा, जिसके कारण अपने को घेंगा रोग हो जाता है। ये थायराइड ग्लैंड होती है, इसमें संख्या में 4 और जोड़ी में 2 में एक ग्रंथि होती है जिसे अपने बोलते हैं पराउटू ग्रंथि। और उससे निकलने वाला हार्मोन होता है वो होता है पैराथायरॉयड हार्मोन या पराउटू हार्मोन। ये पराउटू हार्मोन क्या करता है? अपने शरीर में कैल्शियम और फॉस्फेट को नियंत्रित करने का काम करता है, जो रक्त में उपस्थित होते हैं उसको ये क्या करता है? कंट्रोल करता है। समझ में आई बात? तो ये जो क्वेश्चन था उसका जो आंसर क्या है? पराउटू हार्मोन, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं पैराथायरॉयड हार्मोन। थायराइड हार्मोन। तो ये बात आपको दोस्तों अच्छे से समझ में आई होगी। स इसका आंसर देना है। कैल्सिटोनिन और पैराथायरॉयड हार्मोन होते हैं जो कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को कंट्रोल करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं दोस्तों, ये चीज क्लियर हो जाएगी। काफी क्वेश्चन इन दिनों पूछे जा रहे हैं। देखो दोस्तों, ये अपना रक्त है, ठीक है, और ये आपकी है हड्डी, ठीक है। मान लो ये जो हड्डी है इसको 10 ग्राम कैल्शियम की आवश्यकता है और इसके पास में अभी कैल्शियम है कितने? 9 ग्राम, ठीक है। ये जो रक्त है इसको मान लो 15 ग्राम कैल्शियम की आवश्यकता है और इसमें अभी कैल्शियम है कितना? 16 ग्राम। यानी इसको जितनी कैल्शियम की आवश्यकता है ना, उससे 1 ग्राम कैल्शियम इसमें ज्यादा है, और इसको जितनी कैल्शियम की आवश्यकता है उससे 1 ग्राम कैल्शियम क्या है? इसमें कम है। तो अब होगा क्या? अपने शरीर में एक हार्मोन निकलेगा, है ना। उस हार्मोन का नाम है कैल्सिटोनिन हार्मोन। वो कैल्सिटोनिन जो हार्मोन है, हार्मोन का नाम क्या है? कैल्सिटोनिन हार्मोन। वो जो कैल्सिटोनिन हार्मोन होता है ना, वो अपने गले में स्थित थायराइड ग्लैंड से निकलता है। अब ये कैल्सिटोनिन हार्मोन क्या करेगा? रक्त में कैल्शियम की मात्रा को कम कर देगा
और हड्डी में कैल्शियम की मात्रा को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। तो दोनों में कैल्शियम की मात्रा क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। और इसका एक उल्टा भी काम होता है ना, ये रक्त में फोस्फोरस की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है, हड्डियों में फोस्फोरस की मात्रा को कम करने का काम करता है। और इसका जस्ट एक अपोजिट हार्मोन होता है जो कि पराउटु ग्रंथि, जो अभी ये क्वेश्चन था ना अपना क्वेश्चन, यहां से एक हार्मोन निकलता है पराउटु हार्मोन, या इसे अपने बोलते हैं पैराथायरॉइड हार्मोन। ये पैराथायरॉइड हार्मोन होता है ना, वो कैल्शिटोनिन हार्मोन का जस्ट अपोजिट होता है, यानी इसका अपोजिट काम होता है। ये रक्त में कैल्शियम की जब कमी हो जाती है ना, तो कैल्शियम को बढ़ाने का काम करता है और हड्डियों में कैल्शियम को कम करने का काम करता है। तो ये कैल्शिटोनिन और पैराथायरॉइड हार्मोन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। एक जना कैल्शियम को बढ़ाता है, एक जना कैल्शियम को कम करता है। ठीक है, एक जना फोस्फोरस को बढ़ाता है, एक जना फोस्फोरस को कम करता है। यानी कैल्शिटोनिन तो कैल्शियम को कम करेगा और फोस्फोरस को बढ़ाएगा, किसमें, रक्त में। और पैराथायरॉइड है वो कैल्शियम को बढ़ाएगा और फोस्फोरस को कम करेगा, किसमें, रक्त में। ये दोनों काम किसमें होते हैं, रक्त में होते हैं। तो ये एक सिंपल सी कहानी थी जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो अपना जो क्वेश्चन था उसका आंसर क्या है, स। चलो, मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में बंटा हुआ है, बताओ। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, 3 भागों में बंटा हुआ है। अपना जो मस्तिष्क होता है वो 3 भागों में बंटा हुआ है ना। अपने ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, है ना, 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है अग्र मस्तिष्क, एक होता है मध्य मस्तिष्क और एक होता है पश्च मस्तिष्क, है ना। परंतु इन दिनों इसके बहुत अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन मैंने क्यों उठाया है, ताकि आपको एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे मैं समझा सकूं, है ना। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क होते हैं, इनके साइंटिफिक नेम पूछते हैं दोस्तों, इनके वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है। अग्र मस्तिष्क का वैज्ञानिक नाम होता है प्रोसेनसिफेलोन। क्या नाम होता है, प्रोसेनसिफेलोन। ठीक है, मध्य मस्तिष्क होता है उसका वैज्ञानिक नाम होता है मीजेनसिफेलोन, है ना, मीजेनसिफेलोन। और ये जो पश्च मस्तिष्क है इसका वैज्ञानिक नाम होता है रोम्बेनसिफेलोन। क्या नाम होता है, रोम्बेनसिफेलोन, है ना, सिफेलोन। तो अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क है, इनके वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम जरूर याद रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन इन दिनों पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में बंटा है, 3 भागों में बंटा है। बाकी अगर आपको मस्तिष्क में डिटेल नॉलेज लेनी है तो यूट्यूब के प्लेलिस्ट चैनल में बायोलॉजी में मैंने नर्वस सिस्टम पढ़ा रखा है। एक लेक्चर में 1 घंटे में मैंने पूरा ब्रेन पढ़ा रखा है, आप आराम से उसको देख सकते हो। चलो, मानव शरीर में वे नियंत्रण केंद्र कहाँ हैं जो भूख, पानी संतुलन तथा शरीर के तापमान को विनियमित करते हैं। तो वो होता है दोस्तों प्रमस्तिष्क, सेरेब्रम। सेरेब्रम का काम क्या होता है, सेरेब्रम अपने अग्र मस्तिष्क का एक भाग है। इसका काम है ना, जैसे तर्क शक्ति हो गई, आपकी बुद्धिमत्ता हो गई, याददाश्त हो गई, इन सबको नियंत्रित करने का काम प्रमस्तिष्क का होता है। तो ये तो गलत हो गया। अनुमस्तिष्क, सेरेबेलम, इसका काम होता है अपने शरीर को संतुलित रखना। आप चलते हो, दौड़ते हो, नृत्य करते हो, आप बोलते हो, आप शरीर में जो हड्डियां, हाथ से मांसपेशियों से हड्डियों को हिलाते हो, इन सब का कंट्रोल का काम अनुमस्तिष्क का होता है। तो ये गलत हो गया। शरीर के ताप को नियंत्रित, भूख प्यास, इस पर नियंत्रण किसका होता है, हाइपोथैलेमस का होता है। हाइपोथैलेमस एक ग्रंथि भी है, इससे एक हार्मोन भी निकलता है, डोपामिन हार्मोन। मैंने लास्ट लेक्चर में इसके बारे में आपसे चर्चा कर रखी है। तो आप ध्यान रखना, हाइपोथैलेमस जो मस्तिष्क में स्थित है ना, मस्तिष्क का एक भाग है, ये ग्रंथि भी है क्योंकि इससे हार्मोन भी निकलता है। वो जो होता है वो भूख प्यास और शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है ना। इसलिए इसे मानव शरीर का थर्मोस्टेट भी कहा जाता है। किसको, हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस को हम मानव शरीर का थर्मोस्टेट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे सबसे सही आंसर है मेडुला ऑब्लेंगाटा। तो अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, इनवॉलेंटरी एक्शन, जैसे छींकना, पलकों का झपकना, हिचकी आना, हृदय का धड़कना, श्वसन, पाचन, इन सब का नियंत्रण किसका होता है, मेडुला ऑब्लेंगाटा का होता है। भूख प्यास और शरीर के ताप का नियंत्रण कौन करता है, हाइपोथैलेमस। इसे मानव शरीर का थर्मोस्टेट भी कहते हैं। तो 14वां क्वेश्चन हो गया होगा। मानव शरीर में जीभ एक क्या है, पहले एक बात बताओ, जो टंग होती है वो किसका पार्ट है, स्केलेटन सिस्टम का पार्ट है, कंकाल तंत्र का पार्ट है। तो ये एक प्रकार की कंकाल पेशी है ना। हृदय पेशी, चिकनी पेशी, इनमें से सभी नहीं, कैसी पेशी है, कंकाल पेशी है। तो सबसे सही इसका आंसर है ना, माउथ। ठीक है, जीभ ध्यान रखना एक कंकाल पेशी है। देखो जीभ वैसे देखा जाए ना तो जीवा एक डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है। परंतु इसको कंकाल पेशी इसलिए बोल दिया क्योंकि कंकाल तंत्र में खोपड़ी आती है और इसी में क्या आती है, जीभ आती है, तो इसलिए इसे कंकाल पेशी भी बोल देते हैं।
तो मानव शरीर में जीभ एक कंकाल पेशी है, इस चीज को ध्यान रखना। या सबसे सही आंसर जो होता है ना दोस्तों, वो आप ध्यान रखना, जीभ जो होती है ना, जीभ है ना, वो एक पेशीय अंग है, ध्यान रखना। पेशीय अंग का मतलब ये मांसपेशियों से मिलकर बना है, एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि मांसपेशियों से मिलकर बना है, इसके अंदर कोई भी हड्डी नहीं होती है। तो क्वेश्चन तो ये सबसे अच्छा बनता है कि जीभ एक कैसा अंग है, पेशीय अंग है। जीभ हो गया एक पेशीय अंग है, हृदय एक पेशीय अंग है। हृदय भी देखो सिर्फ मांसपेशियों से मिलकर बना होता है। यहाँ पे स आंसर सबसे सही माना जाएगा। मानव रीढ़ हड्डी स्तंभ में कितनी हड्डियां होती है? तो मानव में जो हड्डियां होती हैं वो कितनी होती हैं? वो यहाँ पे 33 आंसर देना होगा। देखो अपनी बैकबोन होती है ना रीढ़ की हड्डी, उसमें देखो ऐसे कैसे रुक होते हैं, है ना, इनको अपने वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं, कैसे रुक बोलते हैं, और इसको बैकबोन रीढ़ की हड्डी या है ना कैसे रुक दंड भी कहा जाता है। ठीक है, ये एक स्वस्थ मनुष्य में देखा जाए तो 26 होते हैं, लेकिन नवजात शिशु में ये कितने होते हैं? नवजात शिशु न्यूबॉर्न बेबी में कितने होते हैं? 33 होते हैं। यहाँ 26 तो कोई ऑप्शन में है ही नहीं, तो अपने को किसकी तरफ जाना पड़ेगा? 33 की तरफ जाना पड़ेगा। नवजात शिशु में ये कैसे रुक दंड कितने होते हैं? ऐसे ऐसे जो कैसे रुक है ये वर्टिब्रा है, सिंगल सिंगल इनको वर्टिब्रा कहेंगे, और पूरे को क्या बोलेंगे? वर्टिब्रल कॉलम, कैसे रुक दंड, जिसे अपने रीढ़ की हड्डी बोल देते हैं। तो नवजात शिशु में ये 33 होते हैं, बाद में ये अपने में कितने हैं? 26 है। तो 26 तो ऑप्शन है नहीं, तो यहाँ क्या लगाएंगे? 33 लगाएंगे। चलो, वायवीय श्वसन की प्रक्रिया में अंतिम उत्पाद है। तो वायवीय श्वसन क्या होता है? अपने शरीर में देखो दोस्तों ग्लूकोज होती है। ग्लूकोज जब ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो वो क्या बनाती है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, जल का निर्माण करती है और अपने को वो ऊर्जा देती है। और वो जो ऊर्जा देती है वो किस में देती है? एटीपी में। और अपने को कितनी एटीपी ऊर्जा मिलती है? 38 एटीपी ऊर्जा मिलती है ना। तो अंतिम उत्पाद के रूप में देखा जाए तो क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तो यहाँ पर आंसर क्या देना होगा? कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। ऑक्सीजन और ये नहीं, लैक्टिक एसिड नहीं, नन ऑफ द अबव नहीं, क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होगा। चलो 18वां, मानव हृदय के किस कोष्ठक को फेफड़ों से प्रचुर ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रवाह होता है ना? मानव हृदय से किस कोष्ठक को फेफड़ों से प्रचुर ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रवाह होता है ना? फेफड़ों से। देखो ये आपका हृदय है, ये यूं है, ये आपका कोई अंग है, अंग से रक्त आया, इसमें, इससे इसमें गया, इससे फिर किस में गया? फेफड़े में गया, है ना। और फेफड़े से ये रक्त शुद्ध होकर किस में जाएगा? इसमें, फिर इसमें आएगा, फिर इससे वापस रक्त इसमें चला जाएगा। तो ये दायां आलिंद होता है, ये बायां आलिंद होता है। तो फेफड़े से जो रक्त जा रहा है वो किस में जा रहा है? बायां आलिंद में, है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल में, है ना, सॉरी लेफ्ट ओरिकल में, है ना। ये हो गया राइट, ये हो गया लेफ्ट। तो लेफ्ट ओरिकल में यानी बाएं आलिंद में। आंसर होगा इसका। इसका आंसर क्या होगा? आंसर हो गया। ये राइट इधर मानते हैं, लेफ्ट इधर मानते हैं, तो आंसर हो गया, है ना। दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां नीले, बायां नीले। तो जो बायां आलिंद है उसमें रक्त फेफड़े से जाता है, और कैसा रक्त होता है? वो शुद्ध रक्त होता है। तो ऐसे करके ये एक प्रोसीजर है अपने सामने, है ना। हार्ट मैंने अच्छे से पढ़ा रखा है आपको, बहुत अच्छे से हृदय पढ़ा रखा है, प्लेलिस्ट में इसका भी आपको मिल जाएगा, पढ़ना बड़ा मजा आएगा आपको हार्ट में। चलो, पथरी का रासायनिक नाम क्या है? तो पथरी जो होती है, जो अपनी किडनी में बनती है, जिसे अपने किडनी स्टोन भी बोल देते हैं, पथरी को किस नाम से जानते हैं? किडनी स्टोन के नाम से जानते हैं, किडनी स्टोन पथरी के नाम से जानते हैं। तो पथरी का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट, है ना, कैल्शियम ऑक्जेलेट। कैल्शियम ऑक्जेलेट जो होता है वो पथरी का रासायनिक नाम है ना। वो होता है CaC2O4, CaC2O4, ये पथरी का रासायनिक नाम है। तो इसका सबसे सही आंसर है स, कैल्शियम ऑक्जेलेट, CaC2O4। ठीक है, चले आगे। चलो, जीवित जीवों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित किया जाता है?
अपने नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं तो अमोनिया, यूरिक एसिड, यूरिया, सभी को क्या होता है, उपरोक्त सभी यानी ऑल ऑफ द अबव, है ना, ऑल ऑफ द अबव, इन सभी को क्या है अपने उत्सर्जित करते हैं। यूरिक एसिड भी होता है, यूरिया भी होता है, अमोनिया भी होता है। जीवित जीवों के द्वारा, है ना, मकड़ी होती है वो अमोनिया का उत्सर्जन करती है, कुछ होते हैं वो यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं, कुछ होते हैं यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, है ना। जो यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं उन्हें यूरिकोटेलिक बोलते हैं, यूरिया का वो यूरियोटेलिक है, अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं डायरेक्ट, उसे अमोनोटेलिक कहा जाता है ना। तो सभी प्रकार जीव सबका उत्सर्जन कर सकते हैं, तो इसका आंसर सभी होगा। तो ये सेट आपको आई थिंक पसंद आया होगा। कुछ डाउट हो तो आप जरूर पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, मैं आपके लिए 20 अच्छे क्वेश्चन और लेके आऊंगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।